नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। आज की क्राइम स्टोरी शुरू कर उससे पहले एक बहुत ही सुंदर अपडेट देना चाहता हूँ। बिहार का जो परिवहन विभाग है इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। कल या परसों आई थिंक एक अपडेट आया। दरअसल सीनियर सिटीजन को वाहन चलाने समय रास्ते पर, रोड पर अन्य वाहन चालकों द्वारा बेवजह हॉर्न, ओवरटेकिंग इत्यादि से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन के लोग रहते हैं 60 साल से ज़्यादा की उम्र, वे लोग आमतौर पर गाड़ी उतना स्पीड चला नहीं पाते हैं। तो सड़क पर बहुत इस दौरान ऐसी स्थिति आती है कि जो पीछे से शख्स रहता है वह गाड़ी स्पीड में चलाता है और आगे जो सीनियर सिटीजन के लोग रहते हैं वे लोग गाड़ी उतना स्पीड नहीं चला पाते या साइड नहीं कर पाते। तो जिसके कारण जो है पीछे वाले शख्स लगातार हॉर्न पर हॉर्न बजाते रहते हैं, जिससे जो सीनियर सिटीजन के लोग गाड़ी चला रहे थे उन लोगों को एक असहज मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो बिहार का परिवहन विभाग है वह सीनियर सिटीजन को सुरक्षित परिचालन और विशेष सहूलियत देने के लिए परिवहन विभाग ने धैर्य रखे वाहन वरीय नागरिक है ऐसा लिखा हुआ स्टिकर जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं वे लोग अपने गाड़ी पर पीछे या आगे सटा सकते हैं, ताकि जो सामने गुजरने वाला शख्स है या पीछे से आने वाला शख्स है उसको यह पहले ही एहसास हो जाए कि जो गाड़ी चला रहा है वह शख्स सीनियर सिटीजन है, ताकि वह ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाए या फिर जिस स्पीड से गाड़ी वह पास करना चाह रहा है उस स्पीड को कंट्रोल में करते हुए यह जानते हुए कि आगे जो है गाड़ी चलाने वाला शख्स सीनियर सिटीजन है, एक वरिष्ठ नागरिक है, इसलिए गाड़ी को धीमी रफ्तार से और ज़्यादा हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते हुए वह उस गाड़ी को पास दे या फिर उससे क्रॉस करे। तो इसी के कारण जो है बिहार का परिवहन विभाग ने कल या परसों यह फरमान जारी किया अपने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल आज की कहानी जो है जमशेदपुर से सटा हुआ एक चांडिल एरिया है और यह कहानी उसी चांडिल एरिया के मुख्य बाजार में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम दिलीप गोराई है उसी की है। आज की कहानी शुरू करूँ। आज की कहानी से दो सीख मिलता है कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे क्राइम, ऐसे कत्ल, ऐसी वारदातें होती है जिसमें उस क्राइम को अंजाम देने का जो प्लान रहता है, जो उसका जड़ रहता है, वो काफ़ी मतलब 2-4-6 महीना नहीं बल्कि वर्षों से वह आग धीरे धीरे किसी के जेहन, किसी के दिलो दिमाग में सुलगती रहती है और फिर एक दिन जो है वह ब्लास्ट करता है। और दूसरा जो है यह कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे क्राइम होते हैं जिस क्राइम में जिस शख्स का कत्ल होता है या फिर जिस शख्स के साथ क्राइम होता है कहीं ना कहीं वह भी उस क्राइम के होने का जो है गुनाहगार किसी न किसी रूप में होता है। यह दो सीख हम लोग को आज की कहानी से मिलती है, तो इसलिए मैं सोचा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोगों को सुनाना चाहिए। तो जैसा कि बताया कि जमशेदपुर से सटा हुआ एक चांडिल एरिया, उसी चांडिल एरिया के एक मुख्य बाज़ार है, वहीं पर एक दिलीप गोराई रहा करता था। दरअसल दिलीप गोराई जो था वह बेसिकली रांची का जो बुंडू एरिया है वहाँ रहता था, लेकिन काफ़ी साल पहले 30-32 साल पहले जब वह धीरे धीरे नौजवान था तो रोजी रोजगार की तलाश में बुंडू एक तरह से पूरा जंगल एरिया उस समय हुआ करता था। राजधानी बनने के बाद 2000 के बाद धीरे धीरे बुंडू और रांची का जितना विकास हुआ उसके पहले वह काफ़ी अनडेवलप एरिया था, तो कोई भी वहाँ पर रोजगार का साधन नहीं, जीवन यापन करने के लिए सिर्फ खेती और बाकी चीज़ें जंगल यही सब था। तो उस समय दिलीप गोराई आज से 30-32 साल पहले वहाँ से वह चांडिल आ जाता है, चांडिल में रहता, अपना कुछ रोजी रोजगार करता है, लेकिन कुछ जमता नहीं है। धीरे धीरे वह थोड़ा पढ़ा लिखा था और फोटोग्राफी ये सब का काफ़ी शौक़ था और उस समय फोटोग्राफी फ़ोटो निकालना और जीरोक्स करना ये सब का काफ़ी बिजनेस चला करता था। तो उसने उसी फील्ड में जो हाथ आजमाया और फिर जो अपना एक शॉप खोल लेता है उसी चांडिल का मुख्य बाज़ार के पास, और शॉप खोलने के बाद ऊपर में ही वह अपना रहने का घर बना लेता है, फिर वहाँ वह रहने लगता है। समय बीतता है, धीरे धीरे उसका काम धंधा भी ठीक चलने लगता है। तब वह चांडिल के ही एक जो लड़की रहती है उससे वहाँ शादी करता है। शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ समय जब बीतता है तो दिलीप गोराई का अपनी पत्नी के साथ बनता नहीं है, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद जो है 2 बेटा होता है पहली पत्नी से, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और वैसे वैसे भी इन लोगों के रिलेशन में, पति पत्नी का रिलेशन में तनाव और मनमुटाव आते जाता है।
एक समय ऐसा आता है कि आज से 10 साल पहले लगभग 2010 के करीब में उसकी पहली पत्नी जो है उससे अलग हो जाती है और वो उसी चांडिल इलाका में जहाँ की थी वहाँ वो अपने मायके रहने लगती है। दोनों बेटे को अपने ही से बड़ा करती है। समय बीतता है और कुछ समय के बाद जो है दिलीप गोराई वेस्ट बंगाल की बीना गोराई से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसी चांडिल एरिया में जहाँ वो अपना एक फ़ोटोशॉप या फिर फोटोग्राफी का दुकान खोल के रखा था वहीं पर रहने लगता है। समय और बीतता है। दूसरी पत्नी से उसको 3 लड़की और एक लड़का होता है। वो अपनी पहली पत्नी को पैसा भी दिया करता था खर्चा चलाने के लिए, मेंटेनेंस के तौर पर। लेकिन जैसे जैसे उसका दूसरी पत्नी से जिम्मेदारी बढ़ता गया, बाल बच्चे उसके हुए और फिर जब वे लोग बड़े होने लगे तो वह पहली पत्नी को जो पैसा दिया करता था वह सारा बंद कर देता है। बाकायदा वह कोर्ट से उससे डाइवोर्स भी ले लेता है। समय और बीतता है। पहली पत्नी का जो है तबीयत खराब रहने लगता है। पहली पत्नी का जो बड़ा लड़का था वह कानूनी तरीके से अपने पिता दिलीप गोराई से मेंटेनेंस का पैसा अपने माँ को दिलवाने के लिए कोशिश भी करता है। और बड़ा होने के बाद जो है पहली पत्नी का दोनों लड़का उसी चांडिल में ही कुछ छोटे मोटे रोजगार करने लगते हैं। समय और बीतता है। एक दिन इसी दौरान उसका पहली पत्नी का जो बड़ा बेटा रहता है उसका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है। अब इसके बाद जो है पहली पत्नी के पहले से ही उसका तबीयत खराब चल रहा था, दवा और बाकी चीज़ों डॉक्टर में पैसा लग रहा था। तो छोटा बेटा जो था उसका वह भी छोटा मोटा बिजनेस चांडिल में किया करता था। वह जब उसके पिता यानी दिलीप गोराई जब अपने माँ का उन लोगों का जो माली हालत ख़राब रहता है तो पिता जब पैसा नहीं देते हैं तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जितना काम किया करता था उससे उसका माँ का जो भी तबीयत वगैरह ख़राब था, डॉक्टर को दिखाना और वो सब का खर्चा निकल नहीं पा रहा था। बड़ा भाई का भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है और बड़ा भाई का जो उसका सड़क दुर्घटना में मृत्यु होता है वह कहीं ना कहीं छोटे भाई के दिलो दिमाग में इसमें पिता यानी दिलीप गोराई का हाथ इन्वॉल्वमेंट होने का बात उसके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन यह कहीं से भी उस समय निकल करके बाहर नहीं आया था कि ऐसा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें उस दुर्घटना में था, बल्कि वह एक हादसा था और बस हो गया था। समय और बीतता है। घर का माली हालत और माँ का स्थिति जो वह देख रहा था सामने, और दूसरी तरफ वह देख रहा था कि उसके पिता जो है वह उसकी माँ को छोड़ने के बाद सारा पैसा देना बंद कर दिए और कायदे से जो उसके पैसे पर भी इन लोगों का भी हक होना चाहिए। लेकिन सारा चीज़ दिलीप गोराई ने पैसा देना और देखभाल करना सब एक तरह से बंद कर दिया था वर्षों से। दूसरी तरफ से वो अपने दूसरी पत्नी और दूसरी पत्नी से हुए बच्चों में वह काफ़ी खुश था। उन लोगों का जो है करियर संवारने में लगा हुआ था। यह देख करके पहली पत्नी दिलीप गोराई की जो थी, उसका जो छोटा लड़का था, वह परेशान हो जाता है और फिर जो है सबक सिखाने का प्लानिंग करता है। तभी 13 जनवरी 2025 का दिन आता है और 13 जनवरी 2025 को उसी चांडिल का जो मुख्य बाजार रहता है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका, वहीं पर दिलीप गोराई का दुकान था। 10:30-11 बजे का समय था। 3 शख्स गाड़ी से आते हैं। 2 शख्स उस स्टूडियो में अंदर घुसते हैं, दिलीप गोराई से फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो के खिंचवाने के बारे में जानकारी लेते हैं और इसी दौरान जो है गोली चला करके वहाँ से निकलते हैं। फिर गाड़ी में बैठते हैं और फिर उस मार्केट से होते हुए गायब हो जाते हैं। जैसे ही गोली की आवाज़ सुनाई देती है तो जैसा कि पहले बताया कि उस दिलीप गोराई का जो फैमिली था, दूसरी पत्नी और बाकी उनके बच्चे लोग उसी दुकान के ऊपर में रहा करते थे। सबसे पहले घर वाले पहुंचते हैं नीचे। गोली की आवाज़ से आसपास जो बाज़ार के लोग थे वो लोग तुरंत उस दुकान की तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दिलीप गोराई जो अपने फ़ोटोग्राफी का जो दुकान है उसी के अंदर में गिरा पड़ा है। उसके ऊपर गोली चलाया गया। तुरंत जो भीड़ है पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस आनन फानन में पहुंचती है और तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआत में तो कोई भी वहां पर ऐसा कुछ जानकारी पुलिस को मिलता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस जो है प्रत्यक्षदर्शी जो भी वहाँ रहते, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाका था और काफ़ी मुख्य बाजार था, तो बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्षदर्शी थे। वे लोग बताते हैं कि 3 शख्स आए थे, गाड़ी खड़ा किए थे, 2 अंदर गए और एक बाहर में था। उसके बाद गोली का आवाज़ हुआ, फिर तीनों बाहर निकल के गाड़ी पर बैठ करके भाग जाते हैं। पुलिस अब 100 को अपने कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और बाकी जो भी उस स्टूडियो से फिंगरप्रिंट और बाकी चीज़ें जो मिलती है वो सब अपने कस्टडी में लेती है और तफ्तीश आगे बढ़ाती है। आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमराज उस मार्केट में रहते हैं, क्योंकि उस मार्केट में बहुत सारे एटीएम्स और बड़े बड़े दुकान थे, तो बहुत सारे ऐसे
सीसीटीवी पुलिस को मिलते हैं और उस सीसीटीवी कैमरे में आसानी से जो तीनों कातिल थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दे करके वहाँ से निकला था, उन एक एक करके बहुत सारे कैमरे में वे लोग कैद हो जाते हैं। तो पुलिस को कोई ज़्यादा जद्दोजहद करना नहीं पड़ा, पुलिस के पास चेहरा भी मिल जाता है। और जब चेहरा मिलता है तो दिलीप गोराई के घर वाले, उसकी पत्नी और बाकी दूसरी पत्नी के जो बच्चे रहते हैं उन लोगों को दिखाया जाता है। तो उसमें एक शख्स जो रहता है वह उसकी पत्नी और पत्नी के जो बच्चे रहते हैं वे लोग पहचान लेते हैं, जिसका नाम था राकेश। राकेश दरअसल उसकी पहली पत्नी का छोटा लड़का था। अब पुलिस उस पहली पत्नी के घर उसी चांडिल में पहुंचती है तो राकेश गायब था। पुलिस उसके मोबाइल का सीडीआर, सारा चीज़, डिटेल्स, लोकेशन वगैरह निकालती है। तो पुलिस पूरी तरह से साफ हो जाता है कि दरअसल 13 जनवरी 2025 को राकेश का जो एक भांजा सुमित और सुमित का जो दोस्त था साथी कैलाश, ये तीनों जो है इस मर्डर में, दिलीप गोराई के मर्डर में इन्वॉल्व थे। और बाकायदा इसके लिए ये लोग कुछ दिन पहले मिल करके प्लानिंग भी किए थे। अब पुलिस तीनों के घर जो है, तीनों का मोबाइल लोकेशन और सीडीआर रिपोर्ट निकालती है और इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। और लगभग हफ्ता दिन के बाद ही, अभी 4-5 दिन पहले ही, पुलिस इन तीनों को दबोच लेती है। और फिर जब दबोचती है और जब थाने लेकर के आती है और इत्मीनान से जब बात करती है, तब राकेश बताता है पूरा कहानी। दरअसल वह वही कहानी बताता है कि उसकी माँ को काफ़ी साल पहले जो दिलीप गोराई था शादी किया, और फिर शादी करने के कुछ समय के बाद जो है हम दोनों का जन्म हुआ। और फिर कुछ समय के बाद ही उसके पिता दिलीप गोराई ने उसको छोड़ दिया। माँ ने हम लोगों को पाल पोस कर किसी तरह से बड़ा किया, लेकिन जब माँ का उम्र हुआ तो उसका तबीयत खराब रहने लगा। पिता भी शुरुआत में कुछ समय तक पैसा दिए, उसके बाद पैसा देना माँ को बंद कर दिए, जिसके कारण जो है हम लोग माँ का सही से इलाज नहीं करा पा रहे थे। और हम लोग का उतना आमदनी नहीं था कि हम लोग जो है माँ का सही तरीके से इलाज करा सके। और घर की जो है माली हालत को जो छोटा बेटा राकेश था वह अपना पिता को दोषी मानता था। हालांकि जो बड़ा बेटा था वह पिता से पैसे लेने के लिए, जो पहली पत्नी का हक होता है उसको कानूनी रूप तरीके से उस हक को लेने के लिए वह कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा था। लेकिन 3-4 साल पहले ही उसका पहली पत्नी का जो बड़ा बेटा रहता है उसका जो है दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद जो है राकेश अपने पिता यानी दिलीप गोराई से बदला लेने का प्लानिंग करता है। और इस प्लानिंग में वो अपने भांजा सुमित और सुमित जो है अपने एक साथी कैलाश को इन्वॉल्व करता है। और लगभग 65-70 हज़ार रुपये में लोग डील फिक्स करते हैं। और फिर उसी 13 जनवरी 2025 को वे लोग सुबह गाड़ी पर पहुंचते हैं और फिर कत्ल करके निकल जाते हैं। तो यह कहानी थी जिसमें पुलिस फिर तीनों को गिरफ्तार करके, बाकी वह जो हथियार, वह सारा चीज़ पुलिस अभी बरामद करने का कोशिश कर रही है। लेकिन तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस जो है जेल भेज देती है। और फिर यह सारी कहानी सामने आती है जिसमें कहीं ना कहीं जो इस कत्ल का जो जड़ है वह काफ़ी वर्षों से तैयार हो रहा था। और कायदे से देखा जाए तो दिलीप गोराई भी इसमें उतना ही दोषी है, क्योंकि जब उसने दूसरा शादी किया, पहली पत्नी को छोड़ा और उसके 2 बच्चे थे, तो कायदे से उसको मेंटेनेंस का पैसा और फिर उसका गुजारा भत्ता देना चाहिए, जो कि कुछ समय तक दिलीप गोराई ने दिया। लेकिन जब दूसरी पत्नी से बच्चे हुए और उसकी जिम्मेदारियां जब इधर बढ़ने लगी तो उसने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से भुला दिया, बंद कर दिया, और जो कि उसकी मौत का कारण बना। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।